नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह राज निवास मार्ग स्थित कैंप ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने जानलेवा हमला कर दिया और आरोपी की पहचान राजकोट के रहने वाले 41 वर्षीय राजेश भाई के रूप में हुई है और हमले में मुख्यमंत्री को सिर में चोट भी आई है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी मां ने उसे पशु प्रेमी और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर सीएम से माफ करने की अपील की है। बताते चले कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जांच किया जा रहा है कि यह हमला किसी तरह की साजिश तो नहीं है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज हमला हुआ, जिसके बाद अब इसकी जांच पड़ताल तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आया है, जो 19 अगस्त का बताया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोपी एक दिन पहले यहां की रेकी करता है और इसके बाद वो दूसरे दिन यानी कि आज आकर सीएम पर हमला कर देता है। जानलेवा हमला किया इस युवक ने और जिसके बाद अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ लगातार जारी है। इसके फोन से एक दिन पहले बनाया गया वीडियो भी बरामद हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन भी सामने निकल कर आए हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी। और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ठीक इसी तरीके का बयान सामने निकल कर आया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाल घेरे में, देख सकते हैं ये वही युवक है जिसने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। एक दिन पहले इस युवक ने रेकी की और आज जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला बोल दिया, जिसमें उनके सर पर चोट भी आई है। वहीं इस पूरे मामले की जांच बड़ी ही गंभीरता के साथ हो रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तेज हो गई है। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूं और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है, जिस अब वो कोना टेबल नहीं, पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, जिसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में जल्द आपके सामने। तो आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान एक 41 वर्षीय राजेश भाई नाम के युवक ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री को सिर में चोट लगी है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर बुधवार को जनता सुनवाई आयोजित करती हैं। आज के कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सुबह करीब 8:30 बजे एक व्यक्ति अचानक सीएम के पास पहुंचा और कागज फेंकते हुए थप्पड़ मारने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आरोपी ने पूछताछ में कहा है कि वह अपनी निजी समस्या को लेकर नाराज था। हालांकि बाद में यह भी सामने आया है कि आरोपी के मोबाइल में सीएम आवास की रेकी के वीडियो मिले, जिसको लेकर मंत्री कपिल मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। हमले के बाद मुख्यमंत्री को तुरंत उनके निजी चैम्बर में ले जाया गया और डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं की माने तो मुख्यमंत्री पर हुआ यह हमला एक साजिश की ओर इशारा करता है। जिस बीच मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यहां तक कह दिया कि इस हमले से राजनीतिक बू आती है, तो इधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस घटना की निंदा की और इसे बेहद शर्मनाक बताया। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए तो मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है। डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। हमले पर दिल्ली कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल होगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। बहुत ही दुख की बात है कि रेखा जी जो इस प्रदेश की मुखिया भी हैं, सीएम हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की घटना हुई है तो हम सबको उसके लिए खेद भी है और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये उस बात की भी पोल खोलता है कि आज दिल्ली में ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लेकिन साथ ही साथ मैं आगाह भी करना चाहता हूं कि आप लोगों को जागना चाहिए, महिला सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली आम आदमी पार्टी ने इस घटना की निंदा की। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस तरह की हिंसा लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। हालांकि उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि पुलिस ने आरोपी के परिवार के दावे को क्यों छुपाया, जिसमें उसकी मां ने कहा कि आरोपी पशु प्रेमी था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुरक्षित हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। लेकिन इस घटना ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये भी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के आवास पर उनके साथ ऐसी घटना घटित होना क्या यह साजिश है या एक सनकी व्यक्तित्व की निशानी। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ LN राव, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सर, जिस तरीके से ये घटना सामने निकल कर आई है, मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया जाता है, वो भी जब वो जनसुनवाई करती हैं, क्या लगता है एक ये बड़ी चूक है, खुफिया तंत्र यहां पर फैल रहा है? नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को। और सुबह से मैं देख रहा हूं ये वैसे ही बड़ा इंसिडेंट जो है, इसको जितना इसको डिस्करेज किया जाए उतना कम है। जब ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट मैं समझता हूं कि एक सीएम सिटिंग सीएम के ऊपर कोई ऐसे अटैक कर जाए, वो भी पब्लिक सरेआम के सामने,
तो ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है और इसको मेरे ख्याल से सिक्योरिटी ऑफिसर्स और दूसरा जो प्रशासन है उसको गौर करेंगे। आगे क्या कमियां रही हैं वो सारी पूछताछ के दौरान पता लगेगा। इसका क्या बैकग्राउंड है ये भी अभी पूछताछ होगी, अभी कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा और उसका रिमांड लेने के बाद में कंटिन्यूअस इससे पता किया जाएगा मोटिव क्या रहा इसका, क्यों ऐसा किया, कोई इसके पीछे हाथ तो नहीं किसी का। ये सारी चीज देखी जाएंगी। लेकिन हाँ ये मैं जरूर थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ओपन में अगर ऐसी जन सुनवाई की बात करते हैं तो वहां पर सभी लोग का माहौल होता है, वहां पर किस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं मालूम हो सकता और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी क्या ये नहीं मालूम हो सकता है कौन आदमी क्या सोच रहा है। हाँ इसके बारे में थोड़ा सा रैकी करना या इंटेलिजेंस कलेक्शन का थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ऐसी कोई खबर भी वहां पर डिप्लॉय करने चाहिए ऐसे आदमी प्लेन कोर्स में जो कि पुलिस के आदमी हो, वो देखेंगे कोई ऐसा आदमी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है या कोई ऐसी बातचीत तो सुरसराहट तो नहीं किसी से बात हो रही है जो इस बारे में बात हो रही हो। तो ये सब चीज देखने वाली बात है। दूसरा ऐसी जन सुनवाई के समय में अभी तक इस इंसिडेंट से या पहले भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं जैसे केजरीवाल जी हुए थे, तो यहाँ पर जो पब्लिक का डिस्टेंस है ना वो मेरे ख्याल से इसको मेंटेन किया जाएगा और सिक्योरिटी में सजेशन दिया जाएगा कि ऐसी सुनवाई के दौरान कम से कम 4-5 फीट का डिस्टेंस रहना चाहिए उन आदमियों का, जो भी वीआईपी जो बैठे हैं उनका या खड़े हैं उनका, ताकि कोई भी आदमी पर्सनल अटैक ना कर सके या जिस प्रकार से इनमें बता रहे हैं कि उन्होंने उनको कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, ऐसा इतनी नजदीक से कोई ना आए, इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ इस इंसिडेंट के बाद पुलिस इसमें सतर्कता से अपना पूरा इसका विश्लेषण करेंगे और अगर कोई कमियां रही हैं इसमें, मैं नहीं समझता हूँ कमियां रही हैं क्योंकि उसको तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया या जिन्होंने पकड़ लिया, इसमें सिक्योरिटी की अलर्टनेस की मैं सराहना करता हूँ। लेकिन वो आदमी यहाँ तक कैसे पहुंच गया और ये क्या उसने ऐसे करने की सोची, इस बात का थोड़ा सा अगर पहले से पता होता तो उसको ये वाली बात जो घटना हुई है इसको भी देखने से रोका जा सकता था। लेकिन एलन राव जी, जिस तरीके से घटना सामने निकल कर आई, एक वीडियो भी सामने निकल कर आता है, सीसीटीवी फुटेज जो कि 19 अगस्त का बताया जा रहा है, जिसमें वो युवक सीएम आवास के पास पहुंचता है, साफ तौर पर उसमें देखा जा सकता है फ़ोन पर बात करता हुआ दिखाई देता है, वीडियो कैप्चर करता हुआ दिखाई देता है। तो सुरक्षा एजेंसियों को उस दौरान देखना चाहिए कि भाई ये कौन युवक है जो लगातार फ़ोन पर बात कर रहा है और वीडियो भी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से ऐसा लगता है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं ढील रही है मुख्यमंत्री की। यस डेफिनेटली इस आदमी की कल की जो बता रहे हैं वीडियो मैंने भी देखा कि वो रेकी करता हुआ वहां फोटो ले रहा है, वह घूम रहा है, बैरिकेडिंग के आसपास जा रहा है, आ रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज हैं वो सस्पिशियस है। तो ये देखना पड़ेगा कि जो सिक्योरिटी वहां पर डिप्यूट करते हैं वहां पे सीएम आवास के आसपास या बाहर या ऐसी जगह पर जहां पर वो दिख रहा है, वो सिक्योरिटी वाले वहां पर ड्यूटी पे थे या नहीं थे, वो सब चेक करना पड़ेगा। अभी ये इनिशियल स्टेज है, इसमें ये पता करना है कि कोई आदमी थे तो क्या उनकी नेग्लिजेंस है, डेफिनेटली नेग्लिजेंस है। तो इस प्रकार से अगर वो उस आदमी को स्पॉट कर लिया और इस प्रकार से फोटो ले रहा है सीएम आवास के आसपास की गेट की या उधर की, तो उसको डेफिनेटली जो भी सिक्योरिटी ड्यूटी में थे वहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनको रोकना चाहिए था, पूछना चाहिए था। इतना ही काफी हो जाता अगर रोक लेते, पूछ लेते। रोका टोकी का जो माहौल होता है ना, पुलिस का सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र है रोका टोकी, रोको और पूछो, टोक करो, तो ताकि कोई आदमी कोई ऐसी सोच भी रख रहा है ना वो भी आगे काम करने से डरेगा। तो यहाँ पर अभी मेरे ख्याल से इसमें इंक्वायरी होगी, दिल्ली पुलिस की इंटरनल इंक्वायरी रहेगी और इसमें देखा जाएगा कि किसी को गलती है, क्या गलती है, कहां पर कोई चूक हुई है, कौन आदमी ड्यूटी पर था। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इससे भी पूछताछ के बाद ही सारे खुलासे भी सामने होंगे और बताए जाएंगे। एलन राव जी, ये कोई नई घटना नहीं। इससे पहले अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वो रैली के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है। कभी वो कहीं पर निरीक्षण करने गए तो उनके ऊपर हमला हो गया। तो ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों में सुरक्षा कर्मियों को किस तरीके से सावधान रहना चाहिए, किस तरीके से एक्टिव रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि आप भी इन तमाम परिस्थितियों से गुजरे होंगे और आपके पास काफी अनुभव भी है इन तमाम चीजों का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 36 साल तक यही पुलिस की पुलिसिंग में रहा, इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी का देखभाल करना इस प्रकार से कि वो कैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट से ऐसे प्रोग्राम में कैसे उन्होंने देखना है। जैसे हम आमतौर पर 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह के इंतजाम में पूरा देखते हैं, कोई भी सस्पिशियस आदमी नजर आता है उस पर स्पॉट कर लेते हैं
और बड़ी चौकन्ना होकर इसमें ड्यूटी करनी पड़ती है, बहुत ही कंसंट्रेशन से इसमें काम करना पड़ता है। लेकिन अब जो आपने डेफिनेटली बताया, पीछे भी रहे हैं 2-3 इंसिडेंट केजरीवाल जी के साथ हुए हैं, उससे भी एक सबक लेना चाहिए था कि जब भी कोई आदमी या इस प्रकार से पब्लिक के बीच में जाता है तो उसका थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, और सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं जो सिक्योरिटी पीएसओज हैं उनको उसको घेरा बनाकर रखना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी कोई चीज पर्सनल कॉन्टेक्ट में आगे ना कर पाए। फिर भी अगर कोई पीछे से ऊपर से इधर से कोई कुछ फेंक सकता है, पत्थर फेंक सकता है, ईंट फेंक सकता है, जूता फेंक सकता है, या कोई और चीज फेंक सकता है, वो बात दूसरी है। उसमें भी देखना है, अलर्टनेस की जरूरत है। जहां पर डाउट है, जहां पर इंटेलिजेंस खबर ये मिलती है कि नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, और वो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ये देखे कि कोई किसी प्रकार का कोई वीआईपी को कोई ऐसा रिस्क नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें देखने वाली बात है। मैं समझता हूँ पुलिस इसमें पूरा संज्ञान लेगी, और इससे भी और पुराने केसेस से भी जो भी इसमें कुछ कमियां रही हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। एलन राव जी, देखिए आप भी बता रहे थे कि किसी के मन में क्या चल रहा है ये नहीं समझा जा सकता, और मुख्यमंत्री जो हैं वो जनसुनवाई में भी जाते हैं, तो ऐसे में तमाम लोग उनके पास पहुंचते हैं अपनी अपनी शिकायतों को लेकर। तो ऐसी परिस्थिति में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आज ही की ये घटना थी, एक जनसुनवाई चल रही थी, मुख्यमंत्री सभी की समस्याएं सुन रही थी, अचानक से एक व्यक्ति ने उनके ऊपर हमला कर दिया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को किस तरीके से एक्टिव रहना चाहिए और किस तरीके से सुरक्षा करनी चाहिए, और किस तरीके से ऐसे लोगों को भांपना चाहिए? देखो, पुलिस को ट्रेनिंग ये दी जाती है कि किसी आदमी के दिमाग में कुछ ऐसी चल रहा होता है तो उसके हाव भाव भंगिमा यानी कि चेहरे की जो फेस रीडिंग किसे कहते हैं, उस फेस रीडिंग से पता लग जाता है कोई आदमी ऐसी कोई काम करने वाला है या सोच रहा है, तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती है, पसीना आया रहता है, इस प्रकार से वो इधर उधर देखेगा, और ये सारा उसकी एक्टिविटीज सस्पिशियस होंगी। तो पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटीज वाले आदमी को थोड़ा सा उससे रोके, पूछे, उससे जरा पूछताछ करें, तो जो भी अगर कोई बात होगी उसके दिमाग में वो हट जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर इस प्रकार की जो जनसुनवाई की बात है, तो जहां पे सीएम साहब बैठे होते हैं वहां से जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, जो जिनकी दुख तकलीफ है, उनको एक लाइन में लगाकर उनको थोड़ा दूरी पर रखा जाए, और एक एक करके, और वो भी सीएम से पास में इतनी दूरी पर तो कम से कम रहे 5-6 फीट की दूरी पर, कि वो कोई ऐसी बात ना हो। तलाशी जरूर जब ऐसी चीजों में आते हैं तो उनकी सर्चिंग फ्रिस्किंग होनी चाहिए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेके कोई ना आए, चाकू, रिवॉल्वर या कोई ऐसी चीज, पैनी चीज, या कोई ऐसी बीच में कोई हाथ में छोटा मोटा रोड़ा पत्थर, ये चीज ना होनी चाहिए। तो ये जो भी आदमी आते हैं वो इनक्लोजर में आने से पहले डीएफएमडी और उसके पर्सनल जो सर्चिंग फ्रिस्किंग वो सारा करना चाहिए। जो भी आदमी आएंगे उन लोगों की पूरी तलाशी होनी चाहिए, इम्यूनाइज करना चाहिए, किसी प्रकार से वो सिक्योरिटी होल्ड एरिया है उसमें कोई भी आदमी ऐसी कोई चीज लेकर ना आए, वो सब चीज पेपर के अलावा ना लेके आए। तो वो सब चीज देखने की बात है। वो सिक्योरिटी जो स्टाफ है वो सब आसपास में देखते रहने चाहिए, चौकन्ने रहने चाहिए, और किसी प्रकार की कोई इवेंचुअली ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत वो उसमें एक्शन में आना चाहिए। जैसे इस केस में जरा सा उनको लगा कोई आदमी उनको टच करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको उसको एकदम पकड़ लिया गया, और उसकी जो बकवास बात करने की बात थी, या गाली दे रहा था, या कोई ऐसी ऊंची आवाज में बात की, तुरंत उसको समझ में आ गया कि आदमी ठीक नहीं है, तो उसको पुलिस ने, सिक्योरिटी वालों ने उसको पकड़ लिया। तो ऐसी अलर्टनेस की बहुत सख्त जरूरत है, और इसमें और भी कुछ बातें नहीं होंगी, वो देखा जाएगा। इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, और सिक्योरिटी लैप्सेज अगर है तो जानकारी पता लगेगी। एलन राव जी, जो वीडियो सामने निकल कर आया है, और इससे पहले मैं बता दूं कि इस युवक की जो मां है, उनका एक बयान सामने निकल कर आया। उनका कहना है कि जो लड़का है वो मानसिक रूप से थोड़ा सही नहीं है, और पशु प्रेमी भी बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे? क्योंकि मानसिक रूप से अगर वो खराब होता तो इस तरीके की चीजें ना करता, वो पहले जाता है, रेकी करता है, इसके बाद घटना को अंजाम देता है। देखिए, जो मानसिक रूप से उसको बताया गया है ठीक नहीं है, ये बात मैं नहीं समझता हूँ। ये उन्होंने किसी ने लीगल एडवाइस दी होगी, क्योंकि अगर ये बात मान ले जाते हैं कि ये मानसिक रोगी है, तो उसमें उसको बेनिफिट मिलता है केस में। तो ये तो एक प्रकार से एक डिफेंस देने वाली बात है कि उसको अपना बचाव पक्ष के लिए, बचाव उसने रखने के लिए उसकी मां ने ऐसा कुछ कहा होगा। ये हो नहीं सकता कि मानसिक रोगी आदमी गुजरात से आकर दिल्ली में रहे, वहां ठहरा भी है या रहा भी है,
और यहाँ पर उनको ट्रेन में भी आया होगा या बस में आया होगा या बाई एयर आया, जैसा भी आया वो तो पता लगेगा पूछताछ के बाद। उसके बाद रेकी कर रहा है, कल एक दिन पहले वहाँ सीएम आवास में आसपास गया है, वो फोटो ले रहा है, तो मानसिक रोगी ऐसे हाव भंगिना उसमें मुझे कम नजर आती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली पशु प्रेमी है वो, कोई भी आदमी पशु प्रेमी हो सकता है। तो वो पशु प्रेमी होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे आदमी के ऊपर, आदमियों पे कोई जानलेवा हमला करे, ये तो नहीं है ना पॉसिबल। अगर कोई पशु प्रेमी है तो उसके दिमाग में तो दया होनी चाहिए, उसके दिमाग में ये होना चाहिए जो पशु को तकलीफ नहीं हो सकती तो किसी आदमी को तकलीफ क्यों दे। तो ये वाला तर्क भी उसका मैं नहीं समझता हूँ ठीक है, लेकिन वो सब जांच का विषय है कि वो पशु प्रेमी है या नहीं है। पशु प्रेमी है तो यहाँ पे क्यों आया था, किस लिए आया था, सीएम से क्या चाहता था, क्या उसने पूछना था, क्या उसने अपनी ग्रीवांसेस उसकी क्या थी। क्योंकि ये ग्रीवांसेस की एक मीटिंग होती है कि किसी आदमी को तकलीफ है तो सीएम साहब को बताएं और वो तकलीफ उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। हर आदमी की तकलीफ तो दूर हो नहीं सकती यहाँ पर, ये तो पूरे मैं आपको बता दूं भारत में सब जगह आप भी सबको पता है, हर आदमी की कोई भी दुख तकलीफ कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, पॉसिबली कोशिश की जा सकती है और मैक्सिमम लोगों की दुख तकलीफ जो है सुनवाई के दौरान वो एट द स्पॉट की जाती है। और यही है पर्पज होता है जन सुनवाई का कि वो ऑफिसर्स के साथ लेके बैठते हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, डीडीए के भी, और वो सारे एमसीडी के भी ऑफिसर्स होते हैं, कुछ वहाँ के और लोकल जो सरकारी कर्मचारी थे वो होते हैं, ताकि वो कंप्लेंट का डिस्पोजल, निवारण, निस्तारण उसका जल्दी से जल्दी किया जा सके, ताकि किसी आदमी को धक्के ना खाने पड़े। यही पर्पज होता है जन सुनवाई का कि आदमी को एक जगह पर आकर अपनी सारी चीजें बताने की कोशिश वो होती है और वहीं पर तुरंत उसका डिस्पोजल किया जाता है। जिस भी डिपार्टमेंट का कोई काम होता है उस डिपार्टमेंट को वो इंस्ट्रक्शन देती हैं और बाकायदा इसमें रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि उसका लिखा जाता है मीटिंग का पूरा जो होता है कि क्या क्या हुआ प्रोसीडिंग्स, क्या मीटिंग की प्रोसीडिंग्स से वो लिखी जाती हैं, किस अफसर को कौन से शिकायत का कहा गया है उसको लिखा जाता है, फिर उसमें कंप्लायंस मांगी जाती है। तो एक बड़ा ये जन सुनवाई का सिस्टम है, ये बड़ा सिस्टमेटिक है। मैं पब्लिक ग्रीवांसेस सेल में रहा हूँ, पीजी सेल दिल्ली पुलिस का, तो वहां भी यही होता था, कौन आदमी ग्रीवांसेस लेकर आता है, उसकी क्या कंप्लेंट है, उसकी क्या कंप्लेंट में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो आगे उसको कार्रवाई करें ताकि उसकी जो दुख तकलीफ है उसका निवारण जल्दी से जल्दी हो सके और उसको हाँ पुलिस पे भरोसा हो कि हाँ पुलिस पे ने मेरा काम किया। इसी प्रकार ऐसे लोग जो आते हैं यहाँ पर जन सुनवाई के दौरान वो अपना दुख तकलीफ लेके आते हैं, तो उनको लगे कि हाँ सीएम ने हमारी बात सुनी और सुनकर जो भी हमारी दुख तकलीफ का समाधान करना था वो उन्होंने तुरंत वहां पर ऑफिसर्स को कह दिया और वो उनको उम्मीद ये होती है कि उनका जो भी ग्रीवांसेज है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यही एक पर्पज होता है। इस पर्पज को डिस्टर्ब करने का ये जो इरादा किया गया है इस आदमी ने, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और गंभीर विषय है। इसको प्रशासन और पुलिस दोनों को सीरियसली लेना होगा। सर, दो सवाल मैं आखिरी आपसे पूछ रहा हूं कि खुफिया तंत्र फेल रहा है यहाँ पर, और इसके साथ ही सीएम की सुरक्षा में जो अधिकारी लगे हैं क्या उनकी भी लापरवाही रही यहाँ पर? वही मैंने बताया ना, क्योंकि मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाह रहा हूं इसमें, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सीधे आता है और जन सुनवाई में बैठता है इसके बाद हमला कर देता है। ये तो पूरा प्री प्लान है। एक दिन पहले आता है, रेकी करता, बाकायदा वीडियो बनाता, काफी देर उस जगह पर रुकता है, इसके बाद दूसरे दिन हमला करता है आकर। ये डिपेंड करता है कि वहां पर सीएम आवास के आसपास जहां पे जन सुनवाई हो रही है वहां पर कोई इंटेलिजेंस के लोग वहां डिप्यूट किए थे कि नहीं किए थे, या करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें। और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ लगी हुई हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी काफी है उनके पास, ऐसा नहीं कमी है, वो अलर्ट थी या नहीं थी। तो अलर्ट थी ये तो तय है, अलर्ट थी तभी उसको पकड़ लिया गया। उसको कोई अटैक होने से पहले उनको बेसिकली फिजिकली कर नहीं पाए, जैसे भी अभी सचदेवा जी बता रहे थे कि उनके सर में जो चोट बता रहे हैं वो कई कुर्सी या उससे लगी है, उसके किसी मारने से नहीं लगी है। लेकिन हाँ बदतमीजी की है, जोर से ऊंचा बोला है, तो वो उसका उग्र रूप दिखा रहा है, उस आदमी का उग्र रूप दिखा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति बता रहा है किस प्रकार से वो उसको सीएम साहिबा को थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है। और उसी धाराओं में शायद केस दर्ज किया होगा और पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस के साथ साथ सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है वो भी इसमें जांच करेंगे। और हमारा जो स्पेशल ब्रांच का काम है जो कि इंटेलिजेंस इकट्ठे करने का है, जो कि खुफिया तंत्र का काम है, उनकी भी जांच अलग से चल रही है कि वहां देखा जाएगा कि कौन आदमी अगर था ऐसा जिम्मेवार जिसको ये सुरक्षा ये वाला खुफिया तंत्र का कि ऐसी कोई बात होने वाली है, ये पहले क्यों नहीं पता लगी। ये सारी चीजें अभी इंक्वायरी का विषय है, देखा जाएगा। और अगर कोई ऐसी वास्तव में कोई ग्लेरिंग मिस्टेक पाई गई किसी के पार्ट पर तो एक्शन लिया जाएगा।
और नहीं हो तो ठीक है, उसके बाद जो भी कमियां हुई है उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी, और कोई प्यूनिटिव एक्शन में नहीं समझता पुलिस में इसमें जरूरत है अभी। एलन राव जी, एक और मेरा छोटा सा सवाल है कि ऐसी स्थिति में सजा का क्या प्रावधान है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि उसमें धाराएं क्या लगाई गई हैं, ये डिपेंड करता है किस धाराओं पे केस दर्ज किया गया है। उन धाराओं के ऊपर जो सजा है उसका हमारे नए कानून में BNS में पूरा इसमें डिटेल में है, किस सेक्शन में किया है वो जानकारी अभी मुझे भी नहीं मालूम है, किस धारा में केस दर्ज किया है, उसी हिसाब से पुलिस का सजा का प्रावधान है। बट फिर भी मैं समझता हूँ जिस भी धाराओं में किया होगा उसमें साल या 2 साल की सजा का प्रावधान जरूर है, वो देखना पड़ेगा। और उसी वजह से पुलिस रिमांड अगर ले रही है पुलिस उसका आदमी का पुलिस कस्टडी रिमांड कर रही है, जैसा कि अभी न्यूज में चल रहा था कि वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, 10 दिन की पुलिस रिमांड मानी जाएगी। 10 दिन के तो पुलिस रिमांड नहीं मिलेगी, हाँ 1-2 दिन की पूछताछ के लिए जरूर डेफिनेटली मिलेगी। उसमें 10 दिन का रिमांड लेना होगा तो पूरा ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि हमें दिल्ली से बाहर जाना है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने, वो सब करना है, इस पर डिपेंड करता है। और मुझे नहीं लगता है 10 दिन का कोई जस्टिफाइड डिमांड का इसमें बिल्कुल सर कारण बन पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला किया गया, जिसके बाद अब जांच पड़ताल जारी है।